नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दशरथ सिंह सैनी पर। सभी विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। मैं दशरथ सिंह सैनी स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों आपको, हम जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं कि प्रकाश जो हमारा फिजिक्स का चैप्टर था उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पार्ट 2 जो है उसके बारे में बात करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने इसका पार्ट पहला नहीं देख पाए तो वे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ मैंने प्रकाश की सामान्य जानकारी के बारे में बताया है और प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी वहाँ मैंने आपको पूर्ण जानकारी दे दी है। उसके आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो प्रकाश में कुछ अन्य जो जानकारी हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों आगे। जैसा कि हम प्रकाश के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो नेक्स्ट जो है, यानी इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो प्रकाश के परावर्तन क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। प्रकाश के परावर्तन से संबंध कुछ परिभाषाएं थी, उनके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन में जो चिन्ह परिपाटी हैं, कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी हैं, वो कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से यहाँ उपयोग में ली जाती हैं। क्योंकि जब भी हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे और दर्पण सूत्र में वहाँ पर जैसे ही न्यूमेरिकल आएंगे, अंकित प्रश्न आएंगे, तो वहाँ पर हमें वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी को कब धनात्मक लेना है, कब ऋणात्मक लेना है, उसके बारे में यहाँ मैं आपको पूर्ण जानकारी बताऊँगा। तो विद्यार्थियों देखिए, गोलीय जो दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। मैं यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण के बजाय अवतल दर्पण का उपयोग करते इन चिन्ह परिपाटी और जो भी जानकारी है उसको मैं साझा करूँगा। क्योंकि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी बनते हैं, जबकि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर? तो देखिए विद्यार्थियों, हम कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी की बात करें तो कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी में जैसा कि मैंने आपको चित्र में बताया गया है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रकाश का जो परावर्तन जो अपन पढ़ के आए, प्रकाश के परावर्तन में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन में ये आपतित किरण है, आने वाली किरण आपतित किरण है, और ये जो M और M डैश जो आपको बताया गया है ये एक दर्पण मान लें, यह एक परावर्तक पृष्ठ मान लें, जिससे A B एक क्या है, आपतित किरण है, और यहाँ पर ये N और B जो है वो क्या है, अभिलंब है, और यहाँ से टकराने के बाद में इधर जो जा रही है वो परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य में जो कोण बन रहा है उसे हम कहेंगे आपतन कोण, और ऐसे ही अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बन रहा है उसे हम बोलेंगे क्या, परावर्तन कोण। यानी आपतन कोण I के द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि परावर्तन कोण R के द्वारा डिनोट किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको जैसे ही इस के न्यूमेरिकल जब समझाऊंगा तो वहाँ पर दर्पण सूत्रों, आवर्धन क्षमता और ये जो आपतन कोण हैं I और R, इनके बारे में विस्तार से वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन पिछले वीडियो के अंदर ये थोड़ा सा अपन से रह गया था, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर दिया है। क्लियर? आ गया होगा समझ में। तो पुनः बात करेंगे अपन किसकी, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी पर। तो चिन्ह परिपाटी में ये हमारा क्या है, कोई परावर्तक पृष्ठ यानी दर्पण है। इस दर्पणों के बीचों बीच में जो
दर्पण का ध्रुव होता है उससे गुजरती हुई एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, जिसको मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ परिभाषा के अंदर। उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये मुख्य अक्ष जो है, इस मुख्य अक्ष में जो ऊपर की ओर जो निशान लगा हुआ है मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर उस बात को व्यक्त करेगा कि ऊपर वस्तु रखी गई है, वस्तु की ऊंचाई है या प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ऐसे ही नीचे की ओर भी ये इस बात को व्यक्त करेगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर ही आएगी सदैव, लेकिन प्रतिबिंब नीचे भी बन सकता है। क्लियर? आ गया होगा समझ में? अगर कोई भी मन में विचार आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपकी समस्या लिख देना। मैं आपका जो जवाब है, आपके लिए आपका जो क्वेश्चन का जवाब है वो ज़रूर दूंगा। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, इस मुख्य अक्ष के साथ में अगर हम यहाँ दूरियों का मापन देखें तो मूल बिंदु P को मानकर, यानी ध्रुव को मानकर दूरियों का क्या करते हैं? मापन करते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु या प्रतिबिंब की दूरी को अगर हम दाईं ओर मापेंगे तो दाईं ओर ध्रुव से कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। अगर हम बाईं ओर मापेंगे तो कैसे लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। और अगर मान के चलो हम बात करें किसकी? मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर हम ऊंचाई को मापेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। और अगर हम ऊपर की ओर मापेंगे तो किस में लेंगे? धनात्मक, पॉजिटिव साइन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर? देखो विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ विथ नोट्स के माध्यम भी समझा रहा हूँ। अगर कोई विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहे तो वो आसानी से बना सकता है। देखो पहला पॉइंट क्या है? वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है। सदैव वस्तु दर्पण के सामने ही होगी। कभी ऐसा नहीं कि हम दर्पण के पीछे की ओर रख दें, फिर तो वस्तु हमें दिखाई देगी नहीं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और ध्रुव का मतलब आप जानते हैं P, पोल से लिया गया है। किससे लिया गया है? पोल से लिया गया है। तीसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष के समानांतर मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं तथा बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या है? ये कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी है, जो आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक बार पुनः बता देता हूँ कि ये जो गोली दर्पणों से जो चिन्ह परिपाटी हैं, ये चिन्ह परिपाटी अगर आपको पता होगी तो ही आप अंक प्रश्न जो है न्यूमेरिकल हैं उनको कर पाएंगे, अन्यथा आपका जो न्यूमेरिकल है वो सही और सटीक आंसर नहीं देगा। इसके बाद में देखो विद्यार्थियों, मैं नीचे भी कुछ चित्र ऐसा लेके आया हूँ जिससे आप पुनः इनको समझ सकते हैं, क्योंकि हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, इन सारी चीज़ों को मैं पिछली वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूँ। पर लेकिन एक बार पुनः देख लें कि देखो ये जो कोई भी दर्पण है वो एक कटे हुए गोले का ही भाग है, जिसमें ये बताया हुआ है ये क्या है? गोला है। इस गोले का ये कटा हुआ भाग है, तो इसका केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र C कहलाएगा। क्लियर? और इस वक्रता केंद्र से और ध्रुव से सीधी जो काल्पनिक रेखा होती है उसे अपन क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर? और ये जो दर्पण का मध्य पॉइंट होता है उसे अपन ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर? और जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है जिसे कैपिटल R के द्वारा व्यक्त करते हैं वो वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। क्लियर? और द्वारक क्या होता है? ये जो दर्पण का जो यहाँ से और यहाँ तक का जो पॉइंट है इसके बीच ये जो है उसको अपन क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको विद्यार्थियों पिछले जो पार्ट है उसकी समरी मैंने आपको बता दी है और कार्तिकेय चिन्ह आपको समझा दिया गया है। समझ में आ गया होगा? आगे चलें। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है हमारा गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण, यानी गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के निर्माण को पढ़ने से पहले मैं आपको इसके 3 नियम बता देता हूँ। पहला नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। किससे होकर गुजरेगी? जैसे ये दर्पण है तो इस दर्पण के ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये क्या है, मुख्य फोकस बिंदु एफ से होकर गुजर जाती है। ये इसका क्या है, पहला नियम है। क्लियर? दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस बिंदु से होकर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। कहाँ निकलती है? मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये यहाँ से इस प्रकार से ये ऐसे आई और मुख्य अक्ष के समानांतर निकल गई। ये क्या है, इसकी फोकस बिंदु है। क्लियर? तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अगर हम कोई भी दर्पण है उस दर्पण के अगर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण नहीं लाएंगे, क्या करेंगे, ध्रुव से नहीं, इसके वक्रता केंद्र सी से जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित करते हैं तो जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। यानी आने का मार्ग और जाने का मार्ग दोनों एक ही होता है। यानी यहाँ पर ये कहें या तो 0 डिग्री का या फिर 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये क्या है, निकल जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, 3 नियम आपको पता होनी चाहिए और 3 नियमों का ही उपयोग करते हुए हम यहाँ गोलीय दर्पणों के जो प्रतिबिंब निर्माण है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 6 कंडीशन पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, अवतल दर्पण के बारे में बता रहा हूँ, उत्तल दर्पण के बारे में नहीं बता रहा हूँ। उत्तल दर्पण में सिर्फ ओनली 2 कंडीशन बनती हैं, जबकि अगर हम बात करें किसकी, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशनें बनती हैं। पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जहाँ बनेगा जहाँ ये दोनों प्रकाश की किरण क्या होंगी, मिलेंगी। तो दोनों प्रकाश की किरण मिल रही हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो पहली कंडीशन में क्या है, जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। अत्यंत छोटा बनेगा, बस यानी अब ये कहें कि बिंदु के समान साइज का वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य बनता है, वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। क्लियर? तीसरी कंडीशन में क्या है, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वस्तु को अब कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर ही रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के समान साइज का, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और जितनी बड़ी वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है फोर्थ, उसमें क्या है, वस्तु को अब हम दर्पण के और पास ले आते हैं, यानी वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य रखते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से और दूर हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, लेकिन अब वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर? नेक्स्ट जो कंडीशन है पांचवी, वो क्या है, जब वस्तु को हम फोकस बिंदु पर ही रखते हैं, कहाँ रखते हैं, वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अत्यंत बड़ा बनेगा, यानी बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है। और छठी जो कंडीशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, कई बार इसको पूछ लिया गया है कि जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस बिंदु और ध्रुव पी के मध्य रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है
कि यहाँ गोलीय दर्पण हैं, जो गोलीय दर्पणों से 6 कंडीशन बनती हैं, उन 6 कंडीशनों के बारे में मैंने आपको विस्तार से इसको बता दिया है। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो एक बार देखें, 2 बार देखें, वीडियो को देख कर यानी रोक कर और आसानी से पूर्ण इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलें नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा दर्पणों के उपयोग। तो दर्पण जो हैं, उन दर्पणों में उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं? तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे का दृश्य या पश्च दृश्य साइड मिरर के अंदर, यानी साइड में आपने देखा होगा वाहनों में साइड में एक दर्पण लगा होता है, और वो दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है, जिसमें पीछे का जो दृश्य है वो आसानी से देखा जा सकता है, और आसानी से देखकर हम क्या है अपने वाहन को आसानी से अपनी साइड में चला सकते हैं। दूसरा है वर्तमान में जो नए एटीएम मशीन है जिससे अपन पैसे निकालते हैं, उन एटीएम मशीनों के पास में भी एक उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे कि हम सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पीछे की ओर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उस खड़े हुए व्यक्ति को हम क्या है उसमें देख सकते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो एटीएम मशीन के अंदर किया जाता है। इसके बाद में अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? तो पहला अवतल दर्पण का उपयोग है कि अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट जो होती हैं उनमें प्रकाश का जो शक्तिशाली प्रकाश पुंज है उसको प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। शेविंग दर्पणों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए आप शेविंग बनवाने अगर किसी दुकान पर गए हों तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से दंत चिकित्सक जो दांतों का इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं वो भी क्या करते हैं? दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको उत्तल दर्पणों के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग भी मैंने आपको समझा दिया है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? दर्पण सूत्र क्या है। तो चलो विद्यार्थियों मैं यहीं आपको बता देता हूँ कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र के लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ कि दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण जो सूत्र है, दर्पणों सूत्र, और ये जो दर्पण सूत्र है इस दर्पण सूत्र को हम 3 भौतिक राशियों से व्यक्त करते हैं, और उसमें ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये यहाँ पर f क्या है? फोकस दूरी है, b यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब दूरी है, और u क्या है? यहाँ पर वस्तु की दूरी है। तो इस प्रकार से हम क्या है इनको आसानी से क्या कर सकते हैं? दर्पण सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। और इस दर्पण सूत्र के माध्यम से ही हम क्या है न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें आपको 3 भौतिक राशियों में से कोई एक भौतिक राशि आपसे पूछेगा और 2 भौतिक राशि यहाँ पर दी हुई होगी। इसी प्रकार से हम इसकी आवर्धन क्षमता निकालें तो m बराबर होता है h डैश बटे h। h डैश बटे h का मतलब क्या है? m बराबर h डैश बटे h का मतलब है, h डैश का मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब है बिंब वस्तु की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता कहलाता है, जिससे हम m के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है हम इसकी आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि ऐसा हो कि क्वेश्चन में प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई नहीं दे रखी हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम एक नेक्स्ट सूत्र m बराबर माइनस b बटे u के द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आई होप विद्यार्थियों मैंने आपको दर्पण सूत्र क्या है और
दर्पण सूत्रों, आवर्धन क्षमता, इसके बारे में मैंने आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त कराई है। एक बार पुनः देख लें आज हमने क्या अध्ययन किया है। तो मैंने आपको प्रकाश जो है, इस प्रकाश का सेकंड पार्ट आपको मैंने समझाया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको परावर्तन गोलीय जो दर्पण है, अवतल दर्पण, उससे चिन्ह परिपाटी बताई है। मैंने आपको जो पिछला जो परावर्तन है उसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण, उसके बारे में भी मैंने आपको आज जानकारी दी है। और अगर हम बात करें किसकी, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण है, उसमें 6 कंडीशन है और उनके नियम है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर। और अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये जो हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो विद्यार्थियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अगर आप नए हो चैनल पर तो हमारा चैनल है दशरथ सिंह सैनी, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगामी जो नई जानकारी है वो आप तक पहुंच पाए। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने हमारे लिए इतना प्यार दिया। और मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी जा रही जो जानकारी है वो समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को इस जानकारी को लाभान्वित करने के लिए प्रेरित भी करें। तो विद्यार्थियों, अब तक के लिए या आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जानकारी के लिए पुनः मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। और मैं आपको बता देता हूं कि उसमें हम प्रकाश का ही तीसरा भाग लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा मैं, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना से संबंध, लेंस से संबंध जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो विद्यार्थियों, अगर मैं एक ही क्लास के अंदर ये सारी चीज़ लेके आता तो वीडियो लंबी हो जाती और आप उसको देख नहीं पाते, आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद होता। इसलिए आप एक एक करके आसानी से क्या है इसको देख सकते हैं। क्लियर। कोई भी मन में विचार, कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।